हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने कल वाली क्लास में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का हमने केस बेटा शुरू किया था। उसमें मैंने आपको 3 सेक्शंस बताए थे जो हमें पढ़ने हैं। एक बार देखो बेटा, कल मैंने आपसे कहा था कि एक तो केस हम पढ़ेंगे बिजनेस का और एक केस हम पढ़ेंगे प्रोफेशन का। बेटा बिजनेस में 2 तरह के बिजनेस बताए गए थे। एक तो था एनी बिजनेस अदर देन प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस का, मतलब एनी बिजनेस अदर देन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो उसके ऊपर तो अप्लाई करेगा सेक्शन 44A(D). ठीक है। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बिजनेस है बेटा, प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस का बिजनेस है, वो 44A(D) में कवर्ड नहीं है, वो 44A(E) में कवर्ड है। बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस। तो आज हम सेक्शन 44A(E) पहले डिस्कस करेंगे। बेटा सिंपल सा है, अब ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेक्शन 44A(E), चलो आओ मेरे साथ रीडिंग करेंगे बेटा। देखो बेटा, पहले बताओ सेक्शन 44A(E) किस पे अप्लाई करेगा? जिसका बिजनेस है प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस का, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जिसका बिजनेस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का है या जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, उसके ऊपर 44A(E) क्या करेगा? अप्लाई। कंडीशंस बेटा क्या है? सेक्शन एप्लीकेबल ऑन ऑल असेसीज। बेटा एक बात याद रखना, अगर आपको 44A(D) याद हो तो वो सिर्फ 3 असेसीज के ऊपर एप्लीकेबल था, इंडिविजुअल, HUF और फर्म, जबकि 44A(E) सारे असेसीज के ऊपर अप्लाई करेगा। असेसी का बिजनेस होना चाहिए प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस का, और एक शर्त और है बेटा, असेसी ओन्स नॉट मोर देन 10 कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बेटा एक बात याद रखना, आपके नाम पे 10 कैरेजेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप सेक्शन 44A(E) में कवर होते हो। अगर 10 कैरेजेस से ज्यादा हैं, आप 44A(E) में कवर नहीं होगे। तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स आपको तभी देना पड़ेगा अगर आप 10 कैरेजेस या उससे कम ओन करते हो। 10 से ज्यादा ओन करते हो तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। बेटा आप एक बात याद रखना, 44A(E) के हिसाब से ना उन्होंने कहा कितनी कैरेजेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपके पास? 10 से ज्यादा। बेटा कैरेजेस बेटा 2 तरह की होती हैं। कैरेजेस 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं हैवी, एक होती हैं हैवी गुड्स व्हीकल, एक होती है हैवी गुड्स व्हीकल और दूसरे को मैं कह लेता हूं अदर व्हीकल्स। तो कैरेजेस 2 तरह की होती हैं, हैवी गुड्स व्हीकल और अदर व्हीकल्स। सर ये हैवी गुड्स व्हीकल क्या होती हैं? बेटा जिन व्हीकल्स का ना ग्रॉस वेट 12,000 किलोग्राम से ज्यादा होता है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? हैवी गुड्स व्हीकल।
तो जिन व्हीकल का वेट 12,000 केजी से ज्यादा होता है उन्हें हम कहते हैं हैवी गुड्स व्हीकल। तो फिर अदर व्हीकल्स कौन सी हो गई? जिनका वेट 12,000 केजी से कम होता है। ये देखो बेटा, यहां पढ़ लेते हैं, ये देखो, हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स एनी कैरेज द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ विच एक्सीड्स 12,000 किलोग्राम्स। तो जिस व्हीकल का ग्रॉस वेट 12,000 केजी को एक्सीड करता है वो हैवी गुड्स व्हीकल है। तो बेटा फिर लाइट गुड्स व्हीकल कौन सी होगी, मतलब अदर व्हीकल्स कौन सी होगी? जिसका ग्रॉस वेट लेस देन इक्वल टू 12,000 किलोग्राम्स है। तो अगर 12,000 केजी से ज्यादा है तो आपकी हैवी गुड्स व्हीकल, अगर 12,000 या उससे कम है तो अदर व्हीकल। क्लियर? अब सुनो, याद करो बेटा, कल भी हमने 44 AD पढ़ा था, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। बेटा इन सेक्शंस में ना आपके ऊपर टैक्स एक्चुअल इनकम पे नहीं लगाया जाता है, मतलब एक्चुअल में आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो दैट इज इररिलेवेंट। आपसे टैक्स किस पे लिया जाता है? स्पेसिफाइड इनकम पे, जो इस सेक्शन में क्या है, स्पेसिफाइड है। जैसे 44 AD में 8% ऑफ टर्नओवर स्पेसिफाइड थी ना, ऐसे यहां पर भी कुछ अमाउंट क्या है, स्पेसिफाइड है। तो गवर्नमेंट एक्चुअल इनकम पे आपसे टैक्स नहीं ले रही है, बल्कि प्रिज्यूम्ड बेसिस पे, अज्यूम्ड बेसिस पे आपसे टैक्स लिया जा रहा है। अब बात करते हैं वो इनकम कितनी रखी गई है। देखो बेटा, ये देखो बेटा, specified income under this section for each heavy goods vehicle। तो बेटा heavy goods vehicle के लिए specified income रखी गई है ₹1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट। बेटा 1 टन इज इक्वल टू 1,000 kgs। ठीक है बेटा, तो उन्होंने कहा है रेट कितना, स्पेसिफाइड इनकम कितनी रखी गई है, हर टन का 1,000 रुपए, हर टन का 1,000 रुपए फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। बेटा सब समझाऊंगा, पूरा एक एग्जांपल कराऊंगा, फिलहाल लिखो, यहां पर लिखो स्पेसिफाइड इनकम कितनी रखी गई है हैवी गुड्स व्हीकल की। बेटा रखी गई है 1,000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। लिख लो बेटा, पहले मैं ये क्वेश्चन से कराऊंगा आपको। अच्छा अब सुनो बेटा, सुनो मेरी बात सुनो पहले। सपोज मेरे पास एक ट्रक है जिसका वेट 15,000 kg है। तो बेटा 15,000 kg को टन्स में बोलूं तो 1 टन इज इक्वल टू 1,000 kg। तो 15,000 kg मतलब 15 टन का ट्रक है। उन्होंने कहा हर टन का 1,000 रुपए इनकम मान के चलेंगे, हर टन की 1,000 रुपए। तो बेटा वेट 15 टन है ना, तो हर टन का 1,000, तो 15 टन का 15,000 हो गया। बेटा ये 15,000 तो आया एक मंथ का, फॉर एवरी मंथ। मल्टीप्लाई किससे कर देना, नंबर ऑफ मंथ से। इसमें पॉइंट है एक, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताओ समझ आया? ये है हैवी गुड्स व्हीकल का। अब लिखो अदर व्हीकल्स का। देखो स्पेसिफाइड इनकम क्या है, 7,500 पर मंथ
और पार्ट ऑफ द मंथ। तो यहां पर बेटा आपकी स्पेसिफाइड इनकम है, यहां पर स्पेसिफाइड इनकम ना बेटा टन्स के हिसाब से नहीं है, सीधा सीधा है 7500 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, और पार्ट ऑफ मंथ। लो बेटा कॉपी करो इसे, सीधा सीधा है, हर मंथ का 7500 रुपए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स, आपकी इनकम आ जाएगी। इस इनकम पे आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा बेटा। क्लियर हुआ? अब सुनना कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको, कॉपी कर लो पहले। करें बेटा, एक एग्जाम्पल है, ये देखना जरा। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स commenced business of operating goods vehicle on 1st April 20। तो इसी साल 1st अप्रैल को आपने बिजनेस शुरू किया है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का। ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल्स ड्यूरिंग 2021। तो इस साल कौन कौन से व्हीकल खरीदे, कितने कितने खरीदे, कौन कौन से खरीदे, कितने कितने खरीदे, कब कब खरीदे, आपको दे रखा है बेटा। पहले एक बात सुनो, 44AE अप्लाई करता है या नहीं, उसके लिए बेटा चेक करना असेसी के पास 10 कैरेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। करो टोटल, 2 + 1 3 + 3 6 7 8 9 10। तो एग्जैक्ट 10 है बेटा, 10 से ज्यादा नहीं है। तो असेसी सेक्शन 44AE में कवर होता है बेटा। क्लियर? चलो निकालते हैं जरा बेटा इनकम, सबने तरीका देखना है। एग्जाम्पल लिखो यहां पर, स्पेसिफाइड इनकम अंडर सेक्शन 44AE। तो बेटा पहले एक बार बताओ, 44AE ने क्या करा? आपके कैरेजेस को दो पार्ट्स में बांटा बेटा, हैवी गुड्स व्हीकल और अदर व्हीकल्स। तो पहले हम देखते हैं हैवी गुड्स व्हीकल का केस। पहले हैवी गुड्स व्हीकल का केस देखेंगे, ठीक है? लिख लो बेटा, हेडिंग लिख लो, हैवी गुड्स व्हीकल। कितने हैं टोटल? 10 थे, उनमें से हैवी कितने हैं? देखो देखो देखो, हैवी कौन से होते हैं? जिनका ग्रॉस वेट 12,000 kg से ज्यादा होता है। तो ये 7,000 kg है बेटा, 12,000 से कम है, ये अदर व्हीकल है। अदर व्हीकल, अदर व्हीकल, अदर व्हीकल, ये हैवी गुड्स व्हीकल, ये भी हैवी गुड्स व्हीकल है ना। तो टोटल कितने हो गए? 2 + 1 3 हो गए हैवी गुड्स और 7 हो गए अदर व्हीकल्स, है ना। चलो पहले हम हैवी गुड्स व्हीकल का निकालते हैं। यहां पर लिखो फर्स्ट पॉइंट। बेटा एक बार बताओ, हैवी गुड्स व्हीकल के केस में स्पेसिफाइड इनकम कितनी रखी गई है? 1 टन का 1 मंथ का 1000 रुपए, 1 टन का 1000। बेटा वेट कितने टन्स का है? 15,000 kg, मतलब 15 टन कह लूं, ठीक है। तो 15 टन का वेट है, 15 टन का वेट है, 1 टन का 1000 रुपए, 1000 रुपए पर टन। बेटा याद रखना, ये आया है 1 मंथ का, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स। ये देखना बेटा, ये आपने खरीदा था 29 अगस्त को। सुनना बेटा, 29 अगस्त सुनना ध्यान से बेटा। अभी ना 29 अगस्त को खरीदा ना, अगस्त को साइड रखो। पहले बताओ कंप्लीटेड मंथ्स कितने हुए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो
तो 7 महीने तो कंप्लीटेड हो गए। तो 7 महीने और 29 अगस्त को खरीदा, 29, 30, 31, तो 7 महीने और 3 दिन ये ट्रक आपके पास रहा। बेटा सेक्शन 44A ने क्या कहा, अगर डेज है ना, डेज का बेटा कोई हिसाब किताब नहीं है, डेज का कोई हिसाब किताब नहीं है, या तो इसे 7 महीने गिनो या फिर इसे 8 महीने गिनो। 3 दिनों का कोई हिसाब नहीं है बेटा, दिन का हिसाब नहीं है यहां पर, या तो 7 महीने मानो या 8 महीने मानो, बीच का कोई हिसाब किताब नहीं है। और गवर्नमेंट ने क्या कहा, पार्ट ऑफ द मंथ को भी पूरा मंथ माना जाएगा, मतलब एक भी दिन है ना, एक भी दिन, तो दैट विल बी काउंटेड एज 1 मंथ। तो 7 मंथ और 3 डेज को 8 मंथ्स माना जाएगा, 8 मंथ्स। तो ये आ गया आपका 15,000 इंटू 8, 1,20,000। लो बेटा, ये तो आ गया इन ट्रक्स का। अब आओ अगले पे। अच्छा एक बात और 2 मिनट बेटा सुनना, ये भी देख लेना ये कितने थे। ये वाले 2 ट्रक थे, तो इंटू 2 भी कर देना, इंटू 2 है ना। ये 1,20 तो एक ट्रक का आया ना, तो 2 ट्रक्स का 2,40। पहले तो ये बात समझ आइए, ठीक है, पक्का। अच्छा अब आओ अगली कैटेगरी, ये भी 15,000 केजीज है, मतलब 15 टन करो इसका, 15 टन। स्पेसिफाइड इनकम है 1,000 रुपए पर टन, ठीक है, इनटू बताओ जरा कब खरीदे थे, 23 फरवरी को। तो पहले फरवरी छोड़ दो, मार्च, 1 महीना और 23, 24, 25, 26, 27, 28, फरवरी तो 28 दिनों का ही होगा, 6 दिन। तो 1 महीना और 6 दिन ये ट्रक आपके पास रहा, तो 1 महीना इन 6 दिन विल बी काउंटेड एज 2 मंथ्स, 2 मंथ्स इनटू कितने ट्रक थे बेटा, 1 ट्रक है, 1 ट्रक, तो कितना आता है 30,000। लो कॉपी कर लो, ये हो गया हैवी गुड्स व्हीकल का, ठीक है। अब करते हैं अदर व्हीकल्स का। अदर व्हीकल्स बेटा, टोटल अदर व्हीकल्स कितने हैं, 7। आ जाओ स्टार्टिंग से, ये रहा बेटा पहला। बेटा अदर व्हीकल में स्पेसिफाइड इनकम कितनी थी, टन्स के हिसाब से नहीं है बेटा, सीधा 7,500 रुपए 1 मंथ की। तो पहले वाला करते हैं, 7,500 रुपए 1 मंथ की इनटू कितने मंथ्स ये ट्रक आपके पास रहा। आपने 10 अप्रैल को खरीदा था, तो ये ट्रक तो बेटा पूरे 12 महीने ही आपके पास रहा, अप्रैल को भी पूरा मानेंगे। ये ट्रक तो पूरे 12 महीने आपके पास रहा, इनटू नंबर ऑफ ट्रक्स कितने थे, 2 इंटू 2, तो 7,500 इंटू 12 इंटू 2, 1,80,000 रुपए, ठीक है। फिर अगला, अगला है 6,500 वाला। ये बेटा आपने खरीदा 15 मार्च को, मतलब साल के लास्ट मंथ में खरीदा है, मार्च में खरीदा है बेटा। तो 1 महीने का 7,500, तो ये ट्रक कितने मंथ्स रहा, 1 ही मंथ रहा बेटा, मार्च, इनटू इस कैटेगरी में कितने ट्रक्स थे, 1 ही है, 1, तो 7,500 रुपए। फिर 10,000 वाले 3 हैं, 16 जुलाई को खरीदा, जुलाई को पूरा गिनेंगे बेटा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने। तो 1 महीने का 7,500, तो 9 महीने का, ये तो आया 1 ट्रक का। इस कैटेगरी में 3 ट्रक्स हैं,
तो 7,500 इंटू 9 इंटू 3, 2,02,500। ठीक है, और बेटा लास्ट इस कैटेगरी में हमारा आता है 11,000 वाले। सेकंड जैन को खरीदा है, तो जैन को तो पूरा मानेंगे, जैन फेब मार्च 3 महीने, एक महीने का 7,500 है, तो 3 महीने का। और इस कैटेगरी में कितने व्हीकल्स थे मेरे पास? एक ही है, तो 22,500। बस ये आपकी स्पेसिफाइड इनकम आ गई इस सेक्शन में। 240, 30, 180, 7,500, 2,02,500, 22,500, 682,500। अब बेटा थोड़ा आगे ध्यान से करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। ये आपकी क्या आ गई इस सेक्शन में? स्पेसिफाइड इनकम अंडर सेक्शन 44AE। लो बेटा कॉपी कर लो। तो हैवी व्हीकल्स में टन्स के हिसाब से है, अदर व्हीकल्स में तो सीधा सीधा पर मंथ बेसिस पे है। कॉपी करो इसे, फिर मैं आगे चलता हूं। क्लियर हुआ? सुनो बेटा, अब देखो इसमें ना एक पार्ट अभी और है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। वुड योर आंसर चेंज इफ द गुड्स व्हीकल परचेज्ड इन अप्रैल वॉज पुट टू यूज इन जुलाई? उसने कहा जो व्हीकल हमने अप्रैल में खरीदा था ना, ये वाला, ये खरीदा अप्रैल में था, बट ये पुट टू यूज ये कौन से महीने में हुआ? जुलाई में। तो क्या आपके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताता हूं बेटा। ये देखो, ये देखो बेटा, ड्यूरिंग विच सच व्हीकल इज ओन्ड बाय द असेसी। बेटा एक बात याद रखना, मंथ्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी इंपॉर्टेंट बात? ध्यान से सुनना बेटा। जो ये स्पेसिफाइड इनकम कैलकुलेट होगी ना, ये जो स्पेसिफाइड इनकम बेटा कैलकुलेट होगी, इसके लिए जो मंथ्स लेने हैं ना, जो पीरियड लेना है, वो पीरियड वो लेना है जिसमें आपने व्हीकल को ओन किया था। मतलब ये व्हीकल आपके पास कितने टाइम था, वो इंपॉर्टेंट है। यूज कितने टाइम हुआ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बेटा। एक बात सुनो, आपने ये व्हीकल ओन कितने पीरियड के लिए किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने ये व्हीकल यूज कितने पीरियड के लिए किया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो अगर मैंने कोई व्हीकल अप्रैल में खरीदा, ठीक है, बट यूज मैंने जुलाई से करना शुरू करा, तो बेटा याद रखना जुलाई वाली जो डेट है ना, दैट इज टोटली इररेलेवेंट। पीरियड ऑफ यूज इज टोटली इररेलेवेंट। आपने यूज कितने समय के लिए किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट यह है कि वो असेट आपके पास कितने टाइम रहा। तो एक बात समझना, ये जो उन्होंने कहा था ना कि क्या आपके आंसर में कोई चेंज आएगा अगर ये व्हीकल 7,000 केजी वाला 10 अप्रैल को खरीदा गया था, बट यूज होना शुरू हुआ जुलाई से। इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मैंने कहा है आपको, यूज कितने पीरियड के लिए किया उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये असेट आपके पास कितने टाइम रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, नो चेंज इन आंसर। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। सब बताओ बेटा, ये बात समझ आई है? ठीक है,
यूज कितने समय के लिए करा इररेलेवेंट है बेटा, आपके पास ये असेट रहा कितने समय के लिए वो इंपॉर्टेंट है। समझ आई बात? पक्का सबको? अब मेरी बात ना एक बड़ी काम की सुनना, थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, मैं इसी एग्जाम्पल को ना बेटा बेस बना के चलता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये जो स्पेसिफाइड इनकम आई, इसका मतलब क्या है बेटा? गवर्नमेंट कह रही है हमें तो इस पे टैक्स चाहिए, हमें तो इस स्पेसिफाइड इनकम पे टैक्स चाहिए। एक्चुअल में आपने कितनी कमाई हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें इस 682,500 पे आपसे क्या चाहिए? टैक्स। तो एक बात बताओ बेटा, अगर तो मैं गवर्नमेंट की बात मान लेता हूं, वही रूल है जो कल पढ़ा था, अगर तो मैं गवर्नमेंट की बात अच्छे बच्चे की तरह मान लेता हूं और 682,500 पे टैक्स देने के लिए मैं तैयार हो जाता हूं, तो गवर्नमेंट कहती है आपको फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करनी है अंडर सेक्शन 44AA, और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी नहीं कराना है अंडर सेक्शन 44AB। बट अगर मैं गवर्नमेंट की बात नहीं मानता हूं और मैं कहता हूं कि मैं 682,500 पे टैक्स नहीं दूंगा, मैंने जब 682,500 कमाया ही नहीं तो मैं 682,500 पे टैक्स क्यों दूं? मैंने तो सिर्फ 5 लाख रुपए कमाए, मैं तो 5 लाख पे टैक्स दूंगा। तो गवर्नमेंट कह रही है तू 5 लाख पे दे दे, लेकिन शर्त है तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी और अपना ऑडिट भी कराना पड़ेगा। मतलब बेटा, मतलब एक बात याद रखना, सेक्शन 44AE क्या कहता है बेटा? बच्चे सेक्शन 44AE कहता है इफ डिस्क्लोज्ड इनकम इज मोर देन इक्वल टू स्पेसिफाइड इनकम। क्या मतलब हुआ? अगर मैं इनकम डिस्क्लोज करना चाहता हूं या तो स्पेसिफाइड इनकम से ज्यादा, मतलब मैं 682,500 से ज्यादा मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट कहती है मोस्ट वेलकम। अच्छा, अगर मैं 682,500 भी डिस्क्लोज करना चाहता हूं तब भी ओके है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करनी है, ठीक है, और बेटा आपको अपना ऑडिट भी नहीं करवाना है। लेकिन 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 अगर डिस्क्लोज्ड इनकम इज लेस देन स्पेसिफाइड इनकम, अगर आप 682,500 डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो, कम डिस्क्लोज करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट की शर्त है बेटा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44AA में मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा 44AB में। यह शर्त है बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करो और उसका ऑडिट भी करवाओ। या तो हमारी बात मान लो और 682,500 पे टैक्स दे दो, अगर हमारी बात नहीं माननी तो बेटा फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करो और ऑडिट भी करवाओ। रूल तो वही है कल वाला। बच्चे समझ आ रहा है? और लास्ट अब हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, वो पढ़ लेते हैं। ये देखो वही वाली बात बेटा जो मैंने कल भी कही थी, while calculating specified income it shall be assumed that all expenses under 30 to 37 have been allowed। बेटा एक बात याद रखना, ये जो 682,500 की इनकम आई है ना, दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट मान के चल रही है कि 682,500 पे अराइव करते समय सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं, A to Z सारे खर्चे, एक्सेप्ट एक डिफरेंस है बेटा 44AD में और AE में, याद करना। हाउएवर इन केस ऑफ फर्म डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड
बेटा कल अगर आपको 44AD याद हो ना, तो उसमें मैंने कहा था कि जो 8% है ना, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस का मतलब फर्म के केस में जो सैलरी पार्टनर्स को आप देते हो ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को देते हो, वो भी ऑलरेडी माइनस हो चुका है 44AD के केस में। 8% में से सारे खर्चे, सारे बेटा A to Z सारे खर्चे माइनस हो चुके, इंक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट 44AE में उन्होंने बेटा एक अजम्पशन ली है, क्या कि ये जो 682,500 है ना, आपको इस पे टैक्स नहीं देना है, इस पे टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी फर्म है ना, फर्म है, तो आप इस 682,500 में से सैलरी माइनस कर सकते हो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर सकते हो, उसके बाद जो इनकम आएगी ना, उस पे आपको टैक्स देना है। तो 682,500 पे नहीं देना है। 682,500 में से आप सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ठीक है, फर्म के केस में, पक्का। बट याद रखना, ये जो सैलरी की डिडक्शन आपको मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिडक्शन मिलेगी, ये आपको मिलेगी मैक्सिमम कितनी, जो सेक्शन 40B में स्पेसिफाइड थी बेटा। याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैक्सिमम 12% मिलती है बेटा, और सैलरी की कितनी मिलती है, याद करो, वो अप टू ₹3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट्स, 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, ऑन बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट्स 60%, तो वो वाला रूल अप्लाई हो जाता है। तो आपको सैलरी की डिडक्शन ले सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ले सकते हो, बट सब्जेक्ट टू लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 40B। समझ आया? बस बेटा, ये हमारा सेक्शन 44AE हमारा फिनिश हो गया। मेरे ख्याल से बेटा सिंपल था, क्लियर हुआ सबको। लास्ट सेक्शन बेटा डिस्कस कर रहे हैं 44ADA। 44ADA बेटा किस केस में एप्लीकेबल है, प्रोफेशनल्स के केस में। तो याद रखना, AD और AE दोनों बिजनेस के केस में एप्लीकेबल है, और ADA प्रोफेशनल्स के केस में। सेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन ऑल असेसीज, सारे असेसीज का बेनिफिट ले सकते हैं। असेसी किस में होना चाहिए, एंगेज्ड प्रोफेशन में, बिजनेस में नहीं, प्रोफेशन में होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त, ग्रॉस रिसिप्ट शुड नॉट एक्सीड 50 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो याद रखना, आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तभी आप 44ADA में क्या हो, कवर्ड हो। ठीक है बेटा। अच्छा, गवर्नमेंट बेटा कितने परसेंट पे टैक्स देने को कह रही है आपको, स्पेसिफाइड इनकम इस सेक्शन में कितनी है, 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट्स। तो बेटा गवर्नमेंट सिंपल कह रही है कि सपोज आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 40 लाख है, ग्रॉस रिसिप्ट्स 40 लाख है, तो गवर्नमेंट कह रही है हमें कितने रुपए पे टैक्स दे दो, 40 लाख के 50% पे, हमें 20 लाख रुपए पे क्या दे दो, टैक्स दे दो। चुपचाप जितनी आपने ग्रॉस रिसिप्ट्स आई है ना, उसका 50% पे हमें टैक्स दे दो। पॉइंट क्लियर। अगर बताओ मैं 50% पे टैक्स दे देता हूं, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करनी है, ऑडिट भी नहीं करवाना है। बट अगर मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूं कि भैया मुझे जब 20 लाख का प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो मैं 20 लाख पे टैक्स क्यों दूं, मैं तो 20 लाख पे टैक्स नहीं दूंगा, मैं तो 15 लाख पे टैक्स दूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ ही कितना, 15 लाख। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, ठीक है तू 15 लाख पे टैक्स दे दे, शर्त एक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ले, और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करवा ले, ऑडिट करवा ले। मतलब मुझे एक बार दोबारा बता दो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट कब करवाना है, जब डिस्क्लोज्ड इनकम लेस है
देन स्पेसिफाइड इनकम। मतलब गवर्नमेंट कह रही है 20 लाख पे टैक्स दो, आप कह रहे हो मैं 20 लाख पे टैक्स नहीं दूंगा, मैं तो 15 लाख रुपए पे टैक्स दूंगा। गवर्नमेंट कह रही है कितने पे टैक्स दो, 20 लाख पे। तो इस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। समझ आया? और बेटा वही आगे बातें जो एडीए में भी हमने पढ़ी थी। ये जो 50% है ना बेटा, ये जो 50% है माना जाएगा, इसमें से सारे खर्चे ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। मतलब ये जो 20 लाख आया था ना, 20 लाख, 50% जो है 20 लाख, उस 20 लाख पे अराइव करते समय सारे खर्चे A to Z सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। और फर्म के केस में सैलरी और इंटरेस्ट भी ऑलरेडी माइनस हो चुका है। इज नॉट डिडक्टेबल। इज नॉट डिडक्टेबल मतलब ऑलरेडी माइनस हो चुका है, दोबारा से माइनस नहीं करना है बेटा। ये वाला पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट एडी और एडीए में ये वाला पॉइंट सेम है। मतलब दोनों ही केसेस में माना यह जाता है कि स्पेसिफाइड इनकम में से सारे खर्चे इंक्लूडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। बट एई में ये वाला केस बेटा डिफरेंट है। एई में माना यह जाता है कि स्पेसिफाइड इनकम में से सैलरी और इंटरेस्ट अभी तक माइनस नहीं हुआ है, माइनस करना है। ये याद रखना बेटा। बस ये आपका बेटा सिंपल था बेटा। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा वो 44A-D है। मेरे ख्याल से बच्चे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सारा क्लियर हुआ, ठीक है? पक्का? चलो कल से हम बेटा इसके कुछ लेंथी क्वेश्चन शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू।